हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का फिर से स्वागत है। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। उम्मीद करता हूँ आप फिट, फाइन एंड हेल्दी होंगे। हम कंटिन्यू कर रहे हैं डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का चैप्टर नंबर 1, पावर शेयरिंग, और इसकी हम एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। हम इसे लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं, सेंटेंस बाय सेंटेंस पढ़ रहे हैं, ऑलमोस्ट सेंटेंस बाय सेंटेंस पढ़ रहे हैं इसको हम, और इसकी एक कॉम्प्रिहेंसिव और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका, और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मेजॉरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका एंड एकोमोडेशन इन बेल्जियम। तो ये पार्ट 3 ऑफ द वीडियो है इस सीरीज़ का। तो इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, हमने पिछले वीडियो में देखा था कि वहाँ पर डाइवर्सिटी थी, यानी कि इन दोनों कंट्रीज़ में डाइवर्सिटी थी, और डाइवर्सिटी की वजह से वहाँ पर टेंशन का माहौल था। अब सवाल ये होता है कि ये दो कंट्रीज़ किस तरह के पॉलिसीज़ बनाएंगे। क्या ये इस तरह के पॉलिसीज़ बनाएंगे कि वहाँ शांतिपूर्वक रह सके, या इस तरह के पॉलिसीज़ बनाएंगे कि वो वहाँ पर टेंशन का माहौल क्रिएट करें। तो हम देखेंगे कि श्रीलंका में जो पॉलिसीज़ बनाए गए, ठीक है, वो उन पॉलिसीज़ को जब इम्प्लीमेंट किया गया तो वहाँ पर टेंशन और बढ़ गया, वहाँ पर टेंशन और बढ़ गए। और बेल्जियम के लोगों ने जब वहाँ पर अपने पॉलिसीज़ बनाए तो वहाँ पर जो था टेंशन कम हो गया, ठीक है, और वहाँ पर लोग पीसफुली रहने लगे। तो विदाउट एनी फर्दर डिले चलिए मेन कंटेंट की तरफ बढ़ते हैं। Majoritarianism in Sri Lanka. Sri Lanka emerged as an independent country in 1948. तो श्रीलंका इंडिपेंडेंट हो जाएगा किससे, ब्रिटिशर से, in the year 1948. The leaders of the Sinhala community sought to secure dominance over government by the virtue of their majority. तो बेसिकली यहाँ पर सिन्हला कम्युनिटी थे 74%, तो ये सरकार आराम से बना लेते थे क्योंकि सिन्हला लोग इनको वोट किया करते थे। सिन्हला जो पॉलिटिकल पार्टीज़ थी वहाँ पर, ठीक है, उनको वोट मिल जाता था आराम से, और इसकी वजह से वो एक मेजॉरिटी गवर्नमेंट वहाँ पर बना लिया करते थे वहाँ पर। एज ए रिजल्ट द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट अडॉप्टेड ए सीरीज ऑफ मेजॉरिटेरियन मेजर्स टू एस्टैब्लिश सिन्हला सुप्रीमेसी। क्योंकि ये पावर में थे, सिन्हलाज पावर में थे वहाँ पर, ठीक है। अब क्योंकि ये पावर में थे और ये मेजॉरिटी में थे, तो इन लोगों ने कुछ इस तरह के पॉलिसीज़ बनाए जो ये दिखाना चाहते थे कि सिन्हला जो है वो सुप्रीम है वहाँ पर, वो सुप्रीमेसी अपनी दिखाना चाहते थे वहाँ पर। तो ये वर्ड मेजॉरिटेरियन का मतलब क्या है ज़रा समझते हैं। ए बिलीव दैट द मेजॉरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल ए कंट्री in whichever way it wants by disregarding the wishes and needs of the minority. तो मेजॉरिटेरियनिज्म एक बिलीफ है, ठीक है, एक बिलीफ है जो ये मानती है कि जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है वो जिस तरह से चाहे कंट्री को उस तरह से चलाएगी, और ये जो माइनॉरिटी है उस कंट्री में उसके विशेष और उसके नीड्स को वो दरकिनार कर देगी, उसको इम्पोर्टेंस देगी ही नहीं। तो जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है सिर्फ उनकी बात को ध्यान में रखा जाएगा, उनके लिए अच्छे अच्छे पॉलिसीज़ बनाए जाएंगे, और जो भी माइनॉरिटी है उनके नीड्स, उनके विशेष, उनके रिक्वायरमेंट्स को ध्यान नहीं दिया जाएगा, कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी जाएगी। तो मेजॉरिटेरियनिज्म इस बात पे बिलीव करती है। तो श्रीलंका की गवर्नमेंट ने क्या किया कि उन लोगों ने कुछ मेजॉरिटेरियनिज्म वाले पॉलिसीज़ को वहाँ पर अडॉप्ट किया। इससे पहले कि आगे बढ़े, हम जब बात करते हैं कि यहाँ पर डेमोक्रेसी की, ठीक है, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट की, तो डेमोक्रेसी में ऑब्वियसली जो मेजॉरिटी पार्टी होती है वही पावर में आती है, ठीक है, जो मेजॉरिटी होती है, ठीक है, वही पावर में आती है। और जब वो पावर में आती है तो वो मेजॉरिटी, क्योंकि उनको लोगों ने दिया है, तो वो अपनी पावर का यूज़ कर सकती है और जिस तरह के पॉलिसीज़ बनाने हैं वो बना सकती है। तो इसमें गलत क्या है?
दरअसल जब हम बात करते हैं डेमोक्रेसी की, तो डेमोक्रेसी का एक डेफिनेशन है ऑफ द पीपल, आपने ये डेफिनेशन पढ़ा होगा पहले, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, ठीक है। सो डेमोक्रेसी इज ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। अब बात यह है कि अगर हम इस वर्ड को देखें, पीपल पीपल पीपल, तो यहाँ पर ये मेजॉरिटी की बात नहीं कर रहा, ये माइनॉरिटी की बात नहीं कर रहा, ये मेल्स की बात नहीं कर रहा, ये फीमेल्स की बात नहीं कर रहा, ये रिलीजियस बेस्ड लोगों की बात नहीं कर रहा, ये पीपल की बात कर रहा है इन जनरल। तो जब भी हम डेमोक्रेसी की बात करें तो हम पीपल पे इम्पोर्टेंस देंगे, सभी को साथ लेकर चलने की बात करेंगे, ना कि सिर्फ हम मेजॉरिटी को साथ में लेकर चलने की बात करेंगे या उसके लिए पॉलिसीज़ बनाएंगे। हम जो भी पॉलिसीज़ बनाएंगे वो सारे लोगों के लिए बनाएंगे, ना कि एक स्पेसिफिक कम्युनिटी के लिए बनाएंगे। इसीलिए अगर कोई मेजॉरिटेरियनिज्म कर रहा है तो वो डेमोक्रेटिक पॉलिसीज़ या उसके जो फीचर्स है उसके अगेंस्ट जा रहा है। तो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। In 1956, an act was passed to recognize Sinhala as the only official language, thus disregarding Tamil. तो उन लोगों ने सिन्हला को ही ऑफिशियल लैंग्वेज माना और बाकी तमिल को कोई इम्पोर्टेंस नहीं दिया। हम इंडिया के केस को देखेंगे तो इंडिया में हमने 22 लैंग्वेजेस को ऑफिशियल लैंग्वेज माना है, ठीक है, यहाँ पर हमने लैंग्वेज माना है। लेकिन श्रीलंका में उन लोगों ने सिर्फ सिन्हला को ही एक ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया। क्या बात कर रहे हैं? पॉइंट नंबर 2 देखेंगे। द गवर्नमेंट फॉलोड प्रीफरेंशियल पॉलिसीज दैट फेवर्ड सिन्हला एप्लीकेंट्स फॉर यूनिवर्सिटी पोजीशंस एंड गवर्नमेंट जॉब्स। तो वहाँ पर प्रेफरेंस किसको दिया गया? सिन्हला एप्लीकेंट्स को। जो सिन्हला लोग थे उनको गवर्नमेंट जॉब्स और यूनिवर्सिटी के जो पोजीशंस थे वहाँ पर जो अपॉर्चुनिटीज़ थे उसमें सिन्हला को प्रेफरेंस दी गई, तमिल्स को वहाँ पर प्रीफर नहीं किया गया। यही नहीं, अभी और सुनिए। पॉइंट नंबर 3 देखेंगे। A new constitution stipulated that the state shall protect and foster Buddhism. तो उन लोगों ने क्या किया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें ये लिखा कि भाई हम बुद्धिज़्म को फेवर करेंगे, उसको स्प्रेड करेंगे, ठीक है, और बाकी जो वहाँ पर धर्म के लोग हैं उनके लिए हम कुछ नहीं करेंगे। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? तो जब ये 3 पॉलिसीज़ आए तो इसका अंजाम जो होगा, इसका जो इम्पैक्ट होगा पूरे श्रीलंका में वो काफ़ी नेगेटिव होगा। स्पेशली ये दीज पॉलिसीज़ वर अगेंस्ट द तमिल्स, ठीक है, और तमिल इन पॉलिसीज़ से बहुत ही नाराज़ हो जाएंगे। All these government measures coming one after the other gradually increase the feeling of alienation among the Sri Lankan Tamils. तो जैसे ये पॉलिसीज़ आएंगे तो उनको लगेगा, किनको? श्रीलंकन तमिल्स को लगेगा कि उनको दरकिनार किया जा रहा, उनको अलग थलग किया जा रहा है। They felt that none of the major political parties led by the Buddhist Sinhala leaders was sensitive to their language and culture. उनको ये लग रहा था कि ये जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जिसके कर्ता धर्ता कौन है? बुद्धिस्ट सिन्हला लीडर्स, ये तमिल लैंग्वेज और कल्चर को कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं दे रहे हैं। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। They felt that the constitution and government policies denied them equal political rights, discriminated against them in getting jobs and other opportunities and ignored their interest. तो वो क्या फील कर रहे थे वहाँ पर कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है और जो गवर्नमेंट है, ठीक है, वो उनको इक्वल पॉलिटिकल राइट्स नहीं दे रही है और उनको डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है जहाँ तक बात है जॉब्स की और अपॉर्चुनिटीज़ की, और उनके जो भी इंटरेस्ट हैं, उनके जो भी नीड्स हैं, उनको दरकिनार किया जा रहा। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। As a result, the relations between the Sinhala and Tamil communities strained over time. तो क्या होगा कि जो सिन्हला और तमिल कम्युनिटीज़ थे इनके बीच में दूरियां बढ़ने लगी, इनके बीच में एक दरार आने लगा। The Sri Lankan Tamil launched parties and struggles
फॉर द रिकग्निशन ऑफ तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। तो ये लोग तमिल जो लोग थे वहाँ पर, श्रीलंकन तमिल्स खास करके, इन लोगों ने अपने पार्टीज़ बनाए, पॉलिटिकल पार्टीज़ बनाए, ठीक है। इसलिए बनाए ताकि तमिल को एक ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा मिल सके। सेकंड, रीजनल ऑटोनॉमी मिल सके। रीजनल ऑटोनॉमी का मतलब ये था कि इनको कुछ तो फ्रीडम दिया जा सके कुछ अपने रीजनल एरियाज़ पे, यानी कि ये जो एरिया आपको दिखाई पड़ रहा ऑरेंज में, ये चाह रहे थे यहाँ पर तो हमें कुछ इस तरह की फ्रीडम दी जाए ताकि हम यहाँ पर अपने हिसाब से कुछ कर सकें। एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन सिक्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब्स। और उन्होंने कहा ये जो पार्टीज़ बने उनका एक डिमांड ये भी था कि जो जॉब्स मिले उनको, वहाँ पर उनको इक्वली ट्रीट किया जाए, उनको किसी भी तरह से डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाए। बट देयर डिमांड्स फॉर मोर ऑटोनॉमी टू प्रोविंसेस पॉपुलेटेड बाय द तमिल्स वाज रिपीटेडली डिनाइड। इनकी जो डिमांड्स रहेगी तमिल्स की, वो रिपीटेडली डिनाई कर दिया जाएगा सिन्हलास के द्वारा। अब बाय 80s क्या होगा, बाय 1980s सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस वर फॉर्म्ड डिमांडिंग एन इंडिपेंडेंट तमिल ईलम स्टेट इन नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका। तो 1980s में क्या होगा कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ आएंगे और वो कहेंगे कि अब हमें एक अलग सा देश चाहिए, हमें अलग राज्य चाहिए, यानी कि अब देश के दो टुकड़े होने की बात हो रही है। और ये कहाँ पर डिमांड कर रहे थे कि इनको कौन सा जगह दे दिया जाए, ये जो नॉर्थ का पार्ट है ये दे दिया जाए और ये जो ईस्टर्न पार्ट है, ठीक है, ये उन लोगों को दे दिया जाए, यानी कि तमिल लोगों को दे दिया जाए। तो यहाँ पर एक वर्ड है तमिल ईलम। तमिल ईलम का मतलब होता है तमिल स्टेट, यानी कि तमिल राज्य, और बेसिकली यहाँ पर स्टेट का मीनिंग है कंट्री, ठीक है, यहाँ पर इसका मतलब है कंट्री। तो एक मेजर जो यहाँ पर एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन आएगी, इसका नाम रहेगा LTTE, ठीक है, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम, ठीक है, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम। इसके एक लीडर रहेंगे प्रभाकरन बोलकर, ठीक है। द डिस्ट्रस्ट बिटवीन द टू कम्युनिटीज टर्न्ड इनटू वाइड स्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट। तो इनके बीच जो थोड़ा बहुत मतभेद था, अब ये एक बहुत बड़ा भयंकर रूप ले चुका था, ठीक है। अब इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगे थे, लड़ाई झगड़े की माहौल बन चुकी थी, ओके। इट सून टर्न्ड इनटू ए सिविल वॉर, और ये क्या होगा कि बहुत जल्द एक सिविल वॉर का रूप ले लेगी। सिविल वॉर क्या होता है, आइए देखते हैं। सिविल वॉर का डेफिनेशन यहाँ पर है, ए वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अपोजिंग ग्रुप्स विद इन ए कंट्री दैट बिकम्स सो इंटेंस दैट इट अपीयर्स लाइक ए वॉर। तो एक ही कंट्री के अंदर, यानी कि कंट्री तो एक ही है, बट यहाँ पर दो ग्रुप्स है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2, ठीक है। अब ये क्या करेंगे कि ये अपने बीच में लड़ाई होगी, ये दो ग्रुप्स के बीच में लड़ाई होगी, ठीक है। और ये लड़ाई इतनी भयंकर होगी, इतना ज़्यादा इंटेंस होगा कि ये लगेगा कि ये लड़ाई नहीं हो रही, ये एक युद्ध हो रहा है, दो देशों के बीच युद्ध हो रहा है। आपको ऐसा लगेगा, ये छोटा मोटा लड़ाई नहीं लगेगा। जनरली क्या होता है कि अगर दो ग्रुप्स के बीच में लड़ाइयाँ होती हैं तो वहाँ लोग डंडे लेकर आते हैं, सरिया लेकर आएंगे, हो सकता है कि बंदूकें और तलवार लेकर चले आए। लेकिन जब सिविल वॉर होती है तो यहाँ पर ये जो दो ग्रुप्स रहते हैं, इनके पास मॉडर्न वेपन्स होते हैं, इनके पास टैंक्स होती है, इनके पास रॉकेट लॉन्चर्स होते हैं, इनके पास और भी बहुत ही एडवांस्ड वेपन्स और हथियार होते हैं, ठीक है। तो सिविल वॉर कंट्री के ही बीच के दो ग्रुप्स के बीच में लड़ाई होती है, बट ये बहुत ही इंटेंस होती है, बहुत ही भयंकर होती है लड़ाई। ऐसा लगता है कि ये दो गुटों के बीच में नहीं, दो देशों के बीच में यहाँ पर लड़ाई हो रहा है। तो यहाँ पर आप कुछ पिक्चर्स देख सकते हैं और इन पिक्चर से आप समझ सकते हैं कि वहाँ पर किस तरह का माहौल था श्रीलंका में जब ये सिविल वॉर चल रहा था। सिविल वॉर की वजह से क्या होगा, एज ए रिजल्ट थाउजेंड्स ऑफ पीपल ऑफ बोथ द कम्युनिटीज़ हैव बिन किल्ड। तो सिन्हलास भी बहुत मारे गए, तमिल्स भी बहुत मारे गए। Many families were forced to leave the country as refugees। बहुत सारे लोग कंट्री छोड़कर चले गए, दूसरे देशों में चले गए और वहाँ रिफ्यूजी बन गए। Many more
लॉस्ट देयर लाइवलीहुड्स, बहुत सारे लोगों को जो रोज़गार के अवसर थे वो ख़त्म हो गए। वहाँ पर लोग किस तरह से कमाएंगे, अपने परिवार को किस तरह से चलाएंगे, ये बहुत ही मुश्किल हो गया था। द सिविल वॉर हैज़ कॉज्ड अ टेरिबल सेटबैक टू द सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द कंट्री। तो सोशली वहाँ पर प्रॉब्लम हो जाएगी सिविल वॉर की वजह से। कल्चर जो फैब्रिक, कल्चरल फैब्रिक जो वहाँ पर रहेगा वो भी तहस नहस हो जाएगा, और जो इकोनॉमिक लाइफ है वो बहुत बुरी तरह से प्रभावित हो जाएगा। इट एंडेड इन 2009। फाइनली ये 2009 में ख़त्म हो जाएगा सिविल वॉर, और उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे, श्रीलंका में हम देखेंगे कि वहाँ बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगा। तो ये हमने देख लिया श्रीलंका के केस। अब हम आते हैं बेल्जियम की तरफ। एकोमोडेशन इन बेल्जियम। तो जब हम एकोमोडेशन की बात करते हैं तो बेसिकली मान के चलते हैं कि कोई हम रेसिडेंस की बात कर रहे हैं जहाँ पर हम रहते हैं, ठीक है। जनरली हम ये बात समझते हैं एकोमोडेशन वर्ड से, बट यहाँ पर एकोमोडेशन का मतलब कुछ अलग है। यहाँ पर हम बात करते हैं कॉम्प्रोमाइज़ की, ठीक है। एकोमोडेशन का मतलब यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ है, या आप कह सकते हो सेटलमेंट है, या हम ये भी कह सकते हैं कि गिव एंड टेक है, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली बात होती है कि हम एक दूसरे पे भरोसा करके हम कुछ चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे, और बट हम साथ में रहने की कोशिश करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो एकोमोडेशन का मतलब यहाँ पर यह है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। द बेल्जियन लीडर्स टुक अ डिफरेंट पाथ। दे रिकग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल डिफरेंसेस एंड कल्चरल डाइवर्सिटीज़। तो श्रीलंका ने जिस तरह का रास्ता अपनाया था उससे एक अलग रास्ता बेल्जियन लीडर्स ने अपनाया। उनको पता था कि हमारे यहाँ पर रीजनल डिफरेंसेस हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह के कम्युनिटीज़ रहते हैं, और उनके कल्चरल डाइवर्सिटीज़ है, कल्चरली भी वो लोग अलग अलग तरीके के लोग हैं। Between 1970 and 1993, they amended their constitution 4 times so as to work out an arrangement that would enable everyone to live together within the same country. तो उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार बदल दिया, 4 टाइम्स। कॉन्स्टिट्यूशन को ही क्यों बदला? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द सुप्रीम लॉ बुक, इज़ द सुप्रीम लॉ बुक ऑफ एनी कंट्री। और अगर सुप्रीम लॉ बुक में किसी चीज़ को लिख दिया तो ये सभी को मानना पड़ेगा। ये कोई कोरा कागज़ नहीं जिस पे लिखा और उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया तो ये सभी को मानना ज़रूरी है। इसीलिए उन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार चेंज किया, ताकि लोगों को ये भरोसा रहे कि ये जो सिस्टम बन रहा है यहाँ पर, वो सिस्टम कॉन्स्टिट्यूशन में है, और क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन में है तो सभी लोगों को उस पर भरोसा रहेगा। क्या बात है। द अरेंजमेंट दे वर्कड आउट इज़ डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर कंट्री एंड इज़ वेरी इनोवेटिव। तो हम दुनिया के किसी और देश को देखेंगे तो उससे बहुत ही अलग अरेंजमेंट इन लोगों ने किया था, और ये बहुत ही इनोवेटिव था, एक अलग हटके था ये जो इन लोगों ने अपना सिस्टम बनाया यहाँ पर। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या था इस सिस्टम में। हियर आर सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द बेल्जियन मॉडल। तो बेल्जियम मॉडल के कुछ पॉइंट्स या कुछ एलिमेंट्स हम यहाँ पर देखेंगे। तो पहला पॉइंट क्या देखेंगे हम यहाँ पर, कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स दैट द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स विल बी इक्वल इन सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जब हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो फ्रेंच और डच, इसके मिनिस्टर्स इक्वल नंबर्स के होंगे, मिनिस्टर्स इक्वल नंबर्स होंगे। इसका मतलब यह है कि फ्रेंच यहाँ पर कितने थे, 40%, और डच कितने थे, 59%, ठीक है। तो इवन दो यहाँ पर डच 59% थे और फ्रेंच कम थे उससे, बट इन लोगों ने डिसाइड किया कि हमारे जो मिनिस्टर्स होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट में, ठीक है, वो इक्वल होगी, ठीक है। सम स्पेशल लॉज रिक्वायर द सपोर्ट ऑफ मेजॉरिटी मेंबर्स फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप, ओके। तो अगर कुछ स्पेशल लॉज बनाने वहाँ पर
तो जितने भी वहाँ पर लिंग्विस्टिक ग्रुप्स थे, यानी कि वहाँ पर जो फ्रेंच लोग थे, ठीक है, वहाँ पर जो जर्मन लोग थे, वहाँ पर जो डच लोग थे, ठीक है, इन तीनों को क्या करना पड़ेगा कि उनको सामने आना पड़ेगा और उस लॉ के बारे में उनको सपोर्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज वो लॉ कभी माना नहीं जाएगा, वो लॉ कभी पास नहीं होगा। ये कुछ स्पेशल लॉज की बात कर रहे हैं यहाँ पर, राइट। Thus, no single community can make decisions unilaterally। तो बताया गया है कि कोई भी एक कम्युनिटी अपने आप से वहाँ पर लॉज नहीं बना सकती है, सभी को मिलजुल कर साथ आना पड़ेगा और फिर उस लॉ को अप्रूव करना पड़ेगा। तो ये था फर्स्ट पॉइंट। इसका मतलब यह है कि सभी जो वहाँ पर कम्युनिटीज़ थे सभी को इम्पोर्टेंस दिया गया, ना कि सिर्फ एक कम्युनिटी को, जैसा कि हमने देखा श्रीलंका के केस में कि वहाँ पर सिर्फ एक कम्युनिटी को ही इम्पोर्टेंस दिया जा रहा था और वो थी सिन्हला कम्युनिटी। आइए पॉइंट नंबर 2 पे चलते हैं। मेनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ द 2 रीजन्स ऑफ द कंट्री। तो अभी हम बात करें स्टेट गवर्नमेंट की, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट की। तो क्या होगा कि बहुत सारे जो पावर्स रहेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो सारे पावर्स किसको दिए जाएंगे, स्टेट गवर्नमेंट्स को दिया जाएगा, ओके। और जनरली ये कौन से पावर्स दिए जाते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट जो पावर्स देती है स्टेट गवर्नमेंट को, ये जनरली पावर्स होती है लेजिस्लेटिव पावर्स, ठीक है, ये लेजिस्लेटिव पावर्स दी जाती है। एक चीज़ याद रखने की बात यह भी कि जब हम किसी को लेजिस्लेटिव पावर देते हैं तो उसके साथ ही हम उसको एग्जीक्यूटिव पावर्स भी दे देते हैं, ठीक है, उसके साथ साथ हम लोग उसको एग्जीक्यूटिव पावर भी दे देते हैं, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को लेजिस्लेटिव पावर दिया, इसका साथ साथ ये भी समझ में आता है कि उनको एग्जीक्यूटिव पावर भी साथ ही साथ मिल गया। द स्टेट गवर्नमेंट्स आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसका मतलब ये है कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी दबाव में नहीं आएगी, वो उसके सबऑर्डिनेट्स नहीं रहेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट के इशारों पे स्टेट गवर्नमेंट नहीं काम करेगी, उनको इंडिपेंडेंस दिया जाएगा, उनको इंडिपेंडेंस दिया जाएगा अपने काम करने के लिए, ओके। तो ये था सेकंड पॉइंट। पॉइंट नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। Brussels has a separate government in which both the communities have equal representation। अब हम ब्रसल्स के गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। ब्रसल्स में एक अलग तरह का गवर्नमेंट बनाया गया, ठीक है, एक सेपरेट गवर्नमेंट लिखा यहाँ पर, ठीक है, अलग से गवर्नमेंट बनाया गया। और यहाँ पर भी क्या करेंगे कि जो डच और फ्रेंच लोग थे, ठीक है, ये यहाँ पर जो मिनिस्टर्स होंगे यहाँ पर, उनके बारे में ये कहा इन लोगों ने, उनके बारे में ये समझौता किया, ये एग्रीमेंट किया कि यहाँ पर मिनिस्टर्स इक्वल होंगे, फ्रेंच के भी और डच के भी। इसका मतलब यह है कि डच तो यहाँ पर 20% लोग ही थे और फ्रेंच यहाँ पर 80% लोग थे। बट ये सब होने के बावजूद भी फ्रेंच लोगों ने कहा कि हम इक्वल रखेंगे अपने मिनिस्टर्स का नंबर, यानी कि इन लोगों ने डच को यहाँ पर थोड़ा अधिक सीट दिया, ठीक है। जैसे कि हमने फर्स्ट केस में देखा था यहाँ पर, तो यहाँ पर डच लोग जो 59% थे, इन लोगों ने फ्रेंच लोगों को कुछ एक्स्ट्रा सीट्स दिए थे, ठीक है। तो यहाँ पर डच लोगों ने अपना दिल बड़ा किया था, राइट। और अब यहाँ पर जो ब्रसल्स की गवर्नमेंट बनेगी तो यहाँ पर फ्रेंच लोग अपना दिल बड़ा करेंगे और एक्स्ट्रा सीट्स किसको देंगे, डच लोगों को देंगे। तो इसी तरह से क्या होगा, हम ये समझ पा रहे हैं यहाँ पर कि दोनों जब मिलजुल के ये फैसला करते हैं कि चलो मैं यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता हूँ, तुम वहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, क्योंकि हमें मिलजुल के रहना है, तो क्यों ना हम जब मिलजुल कर रहेंगे तो शांतिपूर्वक रहेंगे और एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जहाँ पर दोनों पीसफुली को एग्जिस्ट कर सकें। The French-speaking people accepted equal representation in Brussels because the Dutch-speaking community has accepted equal representation in the central government। तो एक हाथ दे और एक हाथ ले, इस तरह का काम करेंगे ये लोग और मिलजुल कर रहने की कोशिश करेंगे। फ्रेंच लोगों ने अपना दिल बड़ा किया जब ब्रसल्स में गवर्नमेंट बन रही थी, डच लोगों ने अपना दिल बड़ा किया जब सेंट्रल गवर्नमेंट बन रही थी। नाउ लेट्स कम टू पॉइंट नंबर 4।
Apart from the central government and the state government, there's a third kind of government. This community government is elected by people belonging to one language community. ये याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. तो अभी ये लोग क्या करेंगे, एक तीसरे तरह का गवर्नमेंट बनाएंगे. तो हम देखते हैं जनरली एक फेडरल सिस्टम में, ठीक है, एक फेडरल सिस्टम में हम क्या देखते हैं कि डिफरेंट टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट होती है. तो फर्स्ट ईयर हमने देखा यहाँ पर कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट, सेकंड हमने देखा यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट है, और यहाँ पर जो थर्ड टीयर है वो हमने देखा कि यहाँ पर कम्युनिटी गवर्नमेंट है. ठीक है, तो इस तरह के स्ट्रक्चर को हम लोग फेडरलिज्म कहते हैं. ओके, तो यहाँ पर ये लोग कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाएंगे, और ये कम्युनिटी गवर्नमेंट का इलेक्शन कैसे होगा, कौन इसमें पार्टिसिपेट करेगा, इसमें वन लैंग्वेज कम्युनिटी के ही लोग पार्टिसिपेट करेंगे. यानी कि अगर डच कम्युनिटी लैंग्वेज कम्युनिटी गवर्नमेंट बनी है तो वहाँ पर सिर्फ डच लोग ही वहाँ पर वोटिंग करेंगे. ओके, और वहाँ पर अगर फ्रेंच लोगों की कम्युनिटी गवर्नमेंट बननी है तो वहाँ पर सिर्फ फ्रेंच लोग ही वोट करेंगे. सो क्या लिखा है, इज इलेक्टेड बाय पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी, डच, फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग, नो मैटर वेयर दे लिव. ठीक है, तो कहीं पर भी वो रहे वो अपनी कम्युनिटी के लिए ही वोट कर सकते हैं. दिस गवर्नमेंट हैज़ द पावर रिगार्डिंग कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज. तो ये जो कम्युनिटी गवर्नमेंट है इसके पावर क्या क्या रहेंगे, किस एरिया पे ये काम कर सकती है, कल्चरल रिलेटेड काम, एजुकेशनल रिलेटेड काम और लैंग्वेज रिलेटेड काम कुछ भी रहेगा. तो इन मैटर्स पे कौन डिसीजन ले सकता है, कम्युनिटी गवर्नमेंट डिसीजंस ले सकती है. जस्ट हम इसको रिकैप कर सकते हैं, यहाँ पर समराइज कर सकते हैं, फिर से समराइज कर सकते हैं या इसको रिकैप करें यहाँ पर. ठीक है, तो पहला हमने देखा था यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात की थी हमने, सेंट्रल गवर्नमेंट. ठीक है, और यहाँ पर हमने देखा था कि यहाँ पर डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग जो इनके मिनिस्टर्स के जो नंबर्स रहेंगे वो इक्वल रहेंगे. ठीक है, सेकंड हमने देखा था कि यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट की बात की थी हमने. ठीक है, द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, उनको पावर्स दिया जाएगा, उनको फ्रीडम दी जाएगी. थर्ड हमने देखा था, ठीक है, कि यहाँ पर एक सेपरेट गवर्नमेंट बनाएगी जिसको हम लोग कम्युनिटी गवर्नमेंट बोलते हैं. ठीक, सॉरी, एक सेपरेट गवर्नमेंट बनेगी सिर्फ ब्रसेल्स के लिए, क्योंकि ब्रसेल्स का जो एथनिक कॉम्पोजिशन था वो 80-20 था. हमने देखा था 80% फ्रेंच लोग थे और 20% यहाँ पर डच लोग थे. ठीक है, ओके, और यहाँ पर भी क्या होगा कि जो मिनिस्टर्स रहेंगे उनके जो नंबर्स रहेगी वो इक्वल रहेगी. उसके बाद तीसरी तरह की गवर्नमेंट बनेगी, पॉइंट नंबर 4 में हम देखेंगे कि एक थर्ड टाइप ऑफ गवर्नमेंट बनेगी, जो थर्ड टाइप ऑफ द गवर्नमेंट, इसको हम लोग कम्युनिटी गवर्नमेंट बोलेंगे. ठीक है, और ये अपने अलग अलग लैंग्वेज कम्युनिटी के लोग क्या करेंगे, वोट करेंगे और अपना कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाएंगे. डच अपना बनाएंगे, फ्रेंच अपना बनाएंगे और जर्मन स्पीकर्स अपने बनाएंगे. राइट, ये किन मैटर्स पे काम कर सकती है, कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज पे काम कर सकती है या काम करेंगे. इनको ये जुरिस्डिक्शन दिया गया. ओके, इन एरियाज पे ये काम कर सकते हैं. You might find the Belgian model very complicated. It is indeed very complicated even for people living in Belgium. बेल्जियम के लोगों को भी ये बड़ा मतलब कि अजीब सा लगता था कि कितना कॉम्प्लिकेटेड है. बाहर के लोगों को तो लगता ही था, बेल्जियम के लोगों को भी ये लगता था. बट दीज एग्रीमेंट्स हैव वर्कड वेल सो फार. अभी तक ये जो एग्रीमेंट इन लोगों ने किया था, जो कॉन्स्टिट्यूशन को 4 टाइम्स चेंज किया था, उसमें जो जो अमेंडमेंट्स किए थे वो बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है. दे help to avoid civic strife between the two major communities and a possible division of country on linguistic lines. तो ये जो उनके बीच में लड़ाई झगड़े हो सकते थे उसको इन लोगों ने ख़त्म कर दिया, क्योंकि अगर वो ख़त्म नहीं होता तो ऐसा हो सकता था कि देश के 2 टुकड़े हो सकते थे. ठीक है, कंट्री के 2 टुकड़े हो सकते थे लिंग्विस्टिक लाइंस पे, यानी कि लैंग्वेज बेस्ड वहाँ पर 2 कंट्रीज बन सकते थे. When many countries of Europe came together to form the European Union,
ब्रसल्स वॉज चूजन एज द हेडक्वार्टर। तो जब यूरोपियन यूनियन बनी तो यूरोपियन यूनियन का पार्लियामेंट कहाँ पर बनाया गया? ब्रसल्स में बनाया गया। एक कंट्री जहाँ पर बहुत ज़्यादा टेंशन थी, जहाँ पर दो गुटों के बीच में बहुत ज़्यादा मतभेद था, वो एक इतना पीसफुल कंट्री बन गया कि यूरोपियन यूनियन का जो पार्लियामेंट था वो ब्रसल्स में बनाया गया। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है, अरे सर क्या बात है। सो व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम दीज टू स्टोरीज ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका? तो हम क्या सीखते हैं इन दो स्टोरीज से? तो सिमिलैरिटीज़ क्या थी उनके बीच में कि ये दोनों डेमोक्रेटिक कंट्रीज थे। डिफरेंसेस क्या थी यहाँ पर? पावर शेयरिंग अरेंजमेंट इज़ डिफरेंट। दोनों जगह पे जो पावर शेयरिंग की अरेंजमेंट थी वो काफ़ी डिफरेंट थी। बेल्जियन मॉडल क्या बोलता है? In Belgium, the leaders have realized the unity of the country is possible only by respecting the feelings and interests of different communities and regions. तो बेल्जियम लीडर्स को ये लग गया था कि अगर हमको साथ रहना है, मिलजुल के रहना है, तो हमें दूसरों के रिलीजन, दूसरों के इंटरेस्ट, दूसरों के लैंग्वेज को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, चाहे वो कहीं भी रहते हों। Such a realization resulted in mutually acceptable agreement for power sharing. तो जब ये रियलाइजेशन हो जाएगा, जब ये समझ में आएगी कि हम लोग को मिलजुल के रहना है, तो वो एक पावर शेयरिंग का मॉडल क्रिएट करेंगे और इस तरह से पावर शेयरिंग को करेंगे कि सभी जो कम्युनिटीज़ हैं वो मिलजुल के साथ रह सकें। श्रीलंकन मॉडल क्या था? श्रीलंका शोज ए कॉन्ट्रास्टिंग एग्जाम्पल। तो ये बेल्जियम मॉडल से बिल्कुल अलग था, उसके अपोजिट था। It shows us that a majority community wants to force its dominance over others and refuses to share power. It can undermine the unity of the country. तो इन लोगों ने क्या कहा या इन लोगों का सोच क्या था कि मेजॉरिटी कम्युनिटी अपना डोमिनेंस दिखाएगी, वो अपना पावर दिखाएगी माइनॉरिटीज़ के ऊपर में, और उनको किसी भी तरह की कोई सहूलियत नहीं देगी, कोई पावर नहीं देगी, कोई इम्पोर्टेंस नहीं देगी। और जब ये करेंगे हम लोग, तो ये देश की शांति और अखंडता को क्या कर देगी? ख़त्म कर देगी। तो ये दो मॉडल्स हमने देखे। एक जो मॉडल था बेल्जियम का, ये एक पॉजिटिव मॉडल है और ये एक नेगेटिव मॉडल है पावर शेयरिंग का। यहाँ पर देखते हैं एक कार्टून दिया गया है, फाइन जर्मन इंजीनियरिंग। क्या लिखा गया है यहाँ पर कि द कार्टून एट द लेफ्ट रेफर्स टू प्रॉब्लम्स ऑफ रनिंग जर्मनीज ग्रांड कोलिशन गवर्नमेंट दैट इंक्लूड्स टू मेजर पार्टीज ऑफ द कंट्री, नेमली क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन एंड सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। द टू पार्टीज आर हिस्टोरिकली राइवल्स टू ईच अदर. They had to form a coalition government because neither of them got clear majority of seat on their own in 2005 elections. They take divergent positions on several policy matters but still jointly run the government. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो कार है इसमें दो स्टीयरिंग व्हील्स बनाए गए हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि दो सोच वाले लोग हैं, दो अलग अलग विचारों के लोग हैं। तो 2005 में जब जर्मनी में इलेक्शंस होंगे तो वहाँ पर दो पॉलिटिकल पार्टीज रहेंगे, किसी को मेजॉरिटी नहीं मिलेगा, तो दोनों मिलजुल के कोलिशन गवर्नमेंट बनाएंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर इस गाड़ी में दो स्टीयरिंग व्हील्स हैं, तो अगर ये दोनों मिलजुल कर नहीं चलेंगे तो ऑब्वियसली गाड़ी कहीं पे मतलब एक्सीडेंट कर सकती है। लेकिन अगर ये मिलजुल के रहेंगे तो ये बहुत ही स्मूथली आगे बढ़ सकते हैं। मिलजुल के अगर ये चले तो गाड़ी स्मूथली चलेगी, देश अच्छे से चलेगा। तो ये जो कार्टून है यही दिखाने की कोशिश कर रही है। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू सी वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आपके लिए, क्योंकि ये जो एक सेक्शन है, ये जो पार्ट है इस चैप्टर का, ये बहुत कंफ्यूज करता है। तो मैंने इसको बहुत ही डिटेल में अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश की है और मुझे लगता है कि ये जो सेक्शन है आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसमें एक छोटा सा वीडियो भी मैंने डाला है, जिस वीडियो को देखकर आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप लर्निंग। बाय बाय।